तीन देवरानियों ने कराई विधवा जेठानी की गोद भराई। गर्मी की दोपहरी के समय जब सभी घरों में लोग सोए हुए थे, तब भी बबीता के परिवार में एक अलग सी ही हलचल थी। भाभी जी, मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ और अब तो मेरी भी शादी को 1 साल होने को आया है। अब आप हमें कब खुशखबरी सुना रही हो? चल पगली। वैसे भाभी जी, मैं तो आप चारों से ही बोल रही थी, आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है? वैसे मुझे मेरी बहुओं से कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहुएं दी हैं, मैं तो इसी की शुक्रगुजार हूँ। पर बहू, कहीं मैं बिना दादी बने इस दुनिया से ना चल बसूं। कैसी बातें करती हो माँ जी? अब तो मुझे भी जल्दी से दादी बनने की भी खुशखबरी दे दो। इसी तरह हंसी खुशी शर्मा परिवार के दिन बीत रहे थे। बबीता को अपने बड़े बेटों की शादी करे 3 साल हो गए थे, लेकिन उसकी किसी भी बहू ने इन 3 सालों में उसे दादी बनने की खुशखबरी नहीं दी थी। लेकिन एक दिन अचानक, भाभी भाभी, अक्षता भाभी, आपको क्या हुआ? माँ माँ, देखो ना भाभी को क्या हुआ। क्या हुआ गीतांजलि, क्यों चिल्ला रही है? सब ठीक तो है ना? अक्षता भाभी, उठो। तभी अचानक मेघा को भी चक्कर आ जाता है और वो भी बेहोश होकर गिरने वाली ही होती है। अरे मेघा भाभी, संभालिए खुद को, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठिए। ओहो, एकदम से ये अचानक मेरे घर में क्या बला आ गई? अरे बेला, जल्दी डॉक्टर को फोन लगा। डॉक्टर आ जाता है और उन दोनों का चेकअप करने लगता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहुओं को? वो ठीक तो है ना? कांग्रेचुलेशंस बबीता जी, आपकी बहू अब मां बनने वाली है। सच? जी हाँ, और भगवान की कुदरत देखिए कि दोनों एक साथ मां बनेंगी। हाय डॉक्टर, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। अरे दिल खुश मैंने नहीं, आपकी बहुओं ने किया है। अच्छा, चलता हूँ। डॉक्टर चला जाता है। आए हाय मेरी बहुओं, मन तो कर रहा है तुम दोनों को नजर का एक एक टीका लगा दूं। सच में भाभी, आप दोनों ने इस घर को बहुत बड़ी खुशी दी है। अब हाँ बोल, अब मैं क्या कहूँ? देखो तो हमारी दोनों भाभियां कैसी शर्मा रही हैं। अक्षय भाई और ऋतिक भाई ये खबर सुनकर कितने खुश होंगे ना। हाँ बिल्कुल, और खुश होने वाली बात भी है, आखिर वो पापा जो बनने वाले हैं और हम चाची और मैं दादी। इसी तरह पूरे घर में खुशी का माहौल था, सभी बहुत खुश थे। अरे गीतांजलि, ला जरा अपने जेठ जी को फोन लगा, मैं जरा ये खुशखबरी उसे भी सुना दूं। जी माँ, जरूर, अभी देती हूँ। बबीता अपने बेटों को फोन लगाती है। हाँ माँ, बोलो, क्या बात थी? अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू अभी मंदिर जाकर गरीबों को खाना खिला दे, आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। हाँ पर माँ, बात क्या है? और सुन, घर आते टाइम ऋतिक और तू मिठाई लेते आना, पड़ोस में बांट दूंगी। अरे माँ, बात तो बताओ। अरे तेरी और ऋतिक की पत्नी माँ बनने वाली है। सच? हाँ बेटा, सच। मैं अभी आ रहा हूँ माँ, मैं ऋतिक को लेकर आ रहा हूँ। अक्षय और ऋतिक दोनों ही खुशी खुशी अपने घर आ रहे थे। घर में भी बेहद खुशी का माहौल था कि अचानक आते आते अक्षय और ऋतिक की गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। बबीता बहन, ओ बबीता बहन, अरे जल्दी आओ। अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? आज तो मैं बड़ी खुश हूँ। अरे बबीता बहन, वो अक्षय है ना? हाँ, मेरा बेटा आ रहा है, जब आ जाए तब उससे बात कर लेना तू। अक्षय और ऋतिक का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। ये तू क्या बोल रही है? तू होश में तो है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे बेटों ने उन्हें देख लिया था और अब वो उन्हें लेकर आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, तुम जरूर झूठ बोल रही हो, है ना? है ना? तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ, कह दो कि ये झूठ है। अचानक ही शर्मा परिवार की सारी हंसी खुशी कोहराम में बदल जाती है। अब अक्षय और ऋतिक की मौत को 10 दिन हो गए थे। अरे इससे अच्छा तो मैं कभी दादी बनती ही ना। इन बच्चों ने तो इस दुनिया में आने से पहले अपने बाप को निगल लिया। ऐसा ना कहिए माँ,
आप उन मासूमों को क्यों दोष दे रही हो जो अभी तक इस दुनिया में आए भी नहीं है? अरे तभी तो दोष दे रही हूँ, इन मनहूसों ने इस दुनिया में पांव रखने से पहले ही अपने बापों को परलोक पहुंचा दिया। दुनिया में आकर तो न जाने क्या करेंगे। माँ जी बस, ये एक हादसा था और इसमें भाभी जी और इनके होने वाले बच्चे का कोई दोष नहीं। अगर हादसा था तो ये अभी के साथ क्यों नहीं हुआ? बोल, अगर ये हादसा था तो ये देव और करण के साथ क्यों नहीं हुआ? ये हादसा हुआ तो सिर्फ उनके साथ जो इन बच्चों के बाप थे, है ना? हाँ माँ जी, पर ये बस एक हादसा था। अक्षय जी और ऋतिक जी की जितनी सांसें इस दुनिया में लिखी थी वो उन्हें पूरी कर गए और जाते जाते अपनी परछाई अपनी बीवियों के पेट में ही छोड़ गए। खबरदार जो तूने इन्हें मेरे बेटों की परछाई कहा तो ये मेरे बेटों की परछाई हो ही नहीं सकते। बस माँ जी, अब बहुत हो गया। भाभी शांत हो जाइए, इस कंडीशन में आपका गुस्सा करना अच्छा नहीं है। बबीता चली जाती है। भाभी प्लीज, माँ की बातें दिल पर मत लेना, वो बहुत परेशान और दुखी हैं। हम जानते हैं बेला, और मुझे यकीन है कि जब ये बच्चे इस दुनिया में आएंगे उस दिन हमसे भी ज्यादा खुशी माँ को होगी। वो इन्हें जरूर अपनाएंगी, देख लेना। बिल्कुल। ऐसे ही समय बीत गया। बबीता उन बच्चों को अपनाने को तैयार नहीं थी। अब दोनों जेठानियों की गोद भराई का समय करीब था। माँ जी, अब तो भाभीयों की गोद भराई करने का समय नजदीक ही है। इस घर में किसी की कोई गोद भराई नहीं होगी, और अगर तुमने जबरदस्ती ऐसा किया तो भी मैं उसमें शामिल नहीं होंगी, समझी बहू? ऐसा मत कहिए ना, इस घर में पूरे 3 सालों बाद ये खुशी आ रही है, इसे अपना लीजिए ना माँ। जिन्होंने मुझसे मेरे बेटों को छीना है, मैं उन्हें हरगिज नहीं अपनाने वाली। बबीता जिद पकड़े हुए थी। देखते ही देखते गोद भराई का दिन आ गया। बबीता उस दिन भी गोद भराई के लिए राजी नहीं थी। गीतांजलि और मायरा, भाभी माँ तो कैसे भी गोद भराई की रस्म को करने के लिए नहीं मान रही हैं। माँ तो चाहती हैं कि ये बच्चे भी इस दुनिया में ना आए। तो क्या ऐसा होगा कि ये बच्चे इस दुनिया में नहीं आएंगे? अपने बेटों की मौत से माँ को बहुत बड़ा झटका लगा था। माँ के लिए अक्षय और ऋतिक जी उसी तरह थे जिस तरह हमारी जेठानियों के लिए उनके बच्चे। हमें माँ को थोड़ा और समय देना चाहिए। हाँ भाभी, शायद आप ठीक कहती हो, लेकिन गोद भराई का क्या? वो रस्म हम करेंगे, चलो तैयारी करते हैं। सभी गोद भराई की रस्म की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ ही देर में रस्म शुरू हो जाती है। सभी देवरानियां अपनी जेठानियों को अच्छे से गोद भराई करती हैं। अपना और अपनी बेबी का ख्याल रखना भाभी जी, ये हमारी जान है। जहाँ इतनी प्यारी चाची और चाचा हों, वहाँ भला किसी को और क्या चाहिए। रस्म अच्छे से चल रही थी। वहीं पास में दीवार से सटकर खड़ी बबीता ये सब कुछ देख रही थी और मानो जैसे कि वो कुछ कहना चाह रही हो। माँ, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, आप भी गोद भराई कीजिए अपनी बहुओं की और इनके होने वाले बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। मुझे नहीं आना, मुझे। माँ, आपकी आंखें सब कुछ बोल रही हैं। आपकी आंखों में एक दादी वाली ममता साफ छलक रही है। चुप कर, कुछ भी। मैं माँ, अब जो हुआ सो हुआ। उसमें ना तो आपकी और ना भाभी की और ना ही इन बच्चों की किसी की भी कोई गलती नहीं थी। सब कुदरत की मर्जी थी। और कुदरत भी देखिए ना, अगर उसने आपसे आपके 2 बेटे छीने तो बदले में दोनों बहुओं को माँ बनने का वरदान दे गई। हाँ माँ, ये दोनों बच्चे अक्षय और ऋतिक जी की ही परछाई हैं, उन्हीं का ही अंश हैं। अपनी बहुओं की ऐसी बातें सुनकर बबीता रो पड़ती है। मुझे माफ कर देना, इस सास को माफ कर देना। मैंने इन बच्चों को क्या कुछ नहीं कहा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ, ऐसे माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। माँ, आपकी बहुओं ने कभी आपकी बात का बुरा ही नहीं माना तो माफी कैसी? चल तो इस बुढ़िया सास को भी गोद भराई कर लेने दो। जरूर माँ। सभी खुशी खुशी गोद भराई के रस्म करते हैं और शर्मा परिवार में एक बार फिर खुशियां लौट आती हैं। गोपी बहुत ही गरीब था, मगर कहते हैं ना, ऊपर वाला जब किसी को गरीब बनाकर भेजता है तो उसके हाथों को किसी न किसी कला या ज्ञान से जरूर भरकर भेजता है। गोपी को भी किसानी का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए वो खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। परिवार में उसकी पत्नी रूपा, 2 बच्चे चिंकी और गुड्डू और बूढ़ी माँ सुधा भी साथ रहा करती थी। अरे गुड्डू की माँ, जल्दी से खाना ले आओ, आज खेत में बैंगन के बीज की बुआई होनी है। तभी रूपा रसोई से बोलती है, अरे बस आ गई, 2 मिनट। इसके बाद रूपा प्याज और रोटी बांधकर गोपी को दे देती है।
और गोपी खेत पर आकर काम करने लगता है। गोपी के बगल वाला खेत चमन का था, जो गोपी की खेती को फलता देखकर अंदर ही अंदर खूब चिढ़ता था। सबसे पहले बीज बोने के लिए क्यारियां बना लेता हूँ। गोपी जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खेत की बनाई हुई क्यारियों में बैंगन के बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में गोपी की मेहनत रंग दिखाना शुरू कर देती है और बोए हुए बीजों से पौधे पनपने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर गोपी की आंखें खुशियों से भर जाती है। बाकी दिनों के मुकाबले इस बार मेरे बैंगन की खेती खूब फलने वाली है। गोपी को खुश होता देखकर चमन गुस्से से भरकर बोलता है, जितना खुश होना है हो ले गोपी के बच्चे, मगर इस बार तेरे खेत के बैंगन को खाक में बदल दूंगा। जब बैंगन ही नहीं बचेंगे तब खेत में लगाई रकम भी डूब जाएगी। इस इरादे के साथ चमन उस रात गोपी के खेत में घुसकर बैंगन की सारी खेती खराब करने के लिए पौधे में बुरी खाद का छिड़काव कर देता है, जिसके असर से सुबह तक सारे बैंगन के पौधों में कीड़े लग जाते हैं। इतनी बड़ी बर्बादी देखकर गोपी हिम्मत हारकर बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे बैंगन की फसल पर पानी फिर गया। इस बैंगन की खेती पर मेरे घर की ज़रूरत, देनदार के कर्ज और मेरे बच्चे का भविष्य भी जुड़ा हुआ था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बैंगन की फसल को पूरी तरह बर्बाद होता देखकर गोपी खेत में बैठकर शाम ढलने तक फूट फूट कर रोता हुआ घर आता है। उसे देखकर उसके दोनों बच्चे उससे लिपट जाते हैं। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। अरे गोपी बचवा, क्या बात है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अम्मा, मैंने खेत में बैंगन की जो फसल बोई थी वो खराब हो गई है। अब मेरे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं बचा। पिताजी, तो क्या इस साल भी हम दोनों भाई बहन को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा? मुझे स्कूल जाना है। चुप हो जा चिंकी, अब हम गरीब हो गए हैं। तूने सुना नहीं? उस रात गोपी बिना खाना खाए आंख मूंद कर झूठ मूठ सोने का नाटक करता है। आधी रात सभी के सो जाने के बाद उसके आंसू से बिछौना भीग जाता है। अगले दिन गोपी फिर हिम्मत करके प्याज रोटी लेकर खेत पर आकर मेहनत करता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। वो एक पेड़ की छांव में बैठकर खाने की पोटली खोलता है कि एक गाय उसके पास आकर भूख से रंभाने लगती है। इन गौ माता को भूख लगी है, एक काम करता हूँ, अपने हिस्से का खाना इन्हें खिला देता हूँ। ये लो गौ माता, मेरे पास सिर्फ यही है। वो एक सुंदर देवी में बदल जाती है। हे देवी, आप कौन हैं? मैं वही धरा हूँ गोपी, जिसके भीतर तुम अनाज बोते और काटते हो। आज तुमने अपने हिस्से का खाना खिलाकर मुझको कर्जदार कर दिया है। ये लो। वो देवी हाथ बढ़ाकर गोपी को चमचमाते बैंगन के बीज देकर बोलती है, ये जादुई बैंगन के बीज है, इसे जमीन में बो देना। इससे तुम्हारे दिन फिर आएंगे गोपी, और तुम्हारे खेत में जादुई बैंगन उगाएंगे। ये कहकर देवी गायब हो जाती है। गोपी उन जादुई बैंगनों के बीजों को क्यारियों में बो देता है। अगले दिन जब गोपी दोबारा खेत पर आता है तो वो चौंक पड़ता है, क्योंकि कल उसने जो बैंगन के बीज बोए थे वो आज जादुई सोने के बैंगन के पेड़ बनकर खड़े थे। भला ये कैसे हो सकता है? मिट्टी के भीतर से सोने के बैंगन कैसे उपज सकते हैं? गोपी आगे बढ़कर झट से डाली से जैसे ही एक जादुई सोने का बैंगन तोड़ता है, वहां फिर से एक नया जादुई सोने का बैंगन उग जाता है, जिसे देखकर उस गरीब किसान की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती है। ये तो सच में जादुई बैंगन ही है, वरना जिस बैंगन की खेती को उगने और बड़े होने में 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है, भला वो इतनी तेजी से तैयार कैसे होगा? फिर वो गरीब किसान उन सारे जादुई सोने के बैंगन को तोड़कर उन्हें एक बड़ी बोरी में कसकर घर ले आता है, जहां सोने के बैंगन देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे बचवा, ये सोने के बैंगन कहाँ से लाया है? अम्मा, ये सोने के बैंगन तुम्हारे गरीब किसान बेटे के खेत में ही उगे हैं। अब हम गरीब नहीं रह गए अम्मा। मैं खुश हूँ, भगवान ने हम गरीबों के दिन बदल दिए। देख रूपा, अब इस गरीब किसान के बच्चे भी पढ़ लिख पाएंगे। गोपी उन सारे जादुई सोने के बैंगन को
सुनार के हाथों बेचकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाता है। साथ ही उनके लिए खूब सारे कपड़े भी खरीद ले आता है। जादुई बैंगन को बेचकर मिले सारे पैसे खर्च हो गए। मुझे इस फूस की झोपड़ी को बदल देना चाहिए। राम जाने ये कब ढह जाए। इसी सोच के साथ गोपी एक बार फिर अपने खेत में बोई जादुई बैंगन के पास आकर बोलता है, मुझे थोड़े और जादुई सोने के बैंगन की जरूरत है। उसके इतना बोलते ही बैंगन के पेड़ों पर जादुई सोने के बैंगन के गुच्छे उगाते हैं, जिसे तोड़कर गोपी घर लौट आता है और जल्दी ही अपने परिवार के लिए एक सुंदर सा घर बनवाकर खुशी से रहने लगता है। अब तो कोई किसान भी गोपी के घर का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, गोपी कहाँ है भाई? क्या बात है हरीश भाई, इतनी सांझ ढले कैसे आना हुआ? अरे भाई देख, अब तो इस गांव का कुशल किसान बन गया है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दे यार, ताकि मैं अपनी खुद की खेती की जमीन खरीद लूं। जमींदार और बटाईदार मुझ गरीब किसान को कोल्हू की तरह खटते हैं और पैसे भी पूरे नहीं देते। हरीश अपने साथ खेतों पर होने वाले आर्थिक शोषण को बताने लगता है। उसी बीच उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, चलो आओ। गोपी हरीश को अपने खेत पर ले आता है, जहां जादुई सोने के बैंगन से लदे पेड़ जुगनू के जैसे ढलती शाम में टिमटिमा रहे थे। अरे गोपी भाई, ये कैसे जादुई बैंगन है? हम किसानों की उम्र ढल जाती है मिट्टी से सनकर, मगर आज उसी मिट्टी में गड़े पेड़ पर जादुई सोने के बैंगन देख रहा हूं। हरीश भाई, ये सारे जादुई सोने के बैंगन आप तोड़ लो और बीज निकाल लो, और निकाल लो खुद को गरीबी के दलदल से। हरीश सारे जादुई सोने के बैंगन तोड़कर गोपी का शुक्रिया अदा करके घर चला आता है। ऐसे ही गोपी अपने घर की चौखट पर आने वाले हर एक गरीब की मदद करता, मगर उसकी ये खुशी चमन को खल रही थी। और एक शाम जब गोपी खेत पर जा रहा होता है तो चमन भी उसके पीछे पीछे चल देता है, जहां जादुई बैंगन का राज उसे पता चल जाता है। अच्छा, तो इस गरीब के दिन इन जादुई सोने के बैंगन से बदले हैं। आज रात ये सारे बैंगन मैं तोड़ लूंगा और इन्हें बेचकर माला माल हो जाऊंगा। फिर ये गोपी भी मेरे आगे पानी भरेगा। गोपी के चले जाने के बाद चमन उसके खेत में घुस जाता है और जैसे ही जादुई सोने के बैंगन को तोड़ने के लिए वो हाथ बढ़ाता है, सारे जादुई बैंगन खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। तभी गोपी, जो कि पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था, कहता है, क्या हुआ चमन भाई, जादुई बैंगन हाथ नहीं आए? जादुई बैंगन सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है, तुम जैसे लालची लोगों के लिए नहीं। चोरी पकड़े जाने पर चमन शर्म से पानी पानी हो जाता है और वहीं गोपी घर चला आता है। आज भी गोपी का खेत उस जादुई बैंगन से भरा पूरा भरा है, मगर जब भी कोई बुरे लालच के साथ उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाते हैं। वहीं गोपी आज भी उन जादुई बैंगन को गरीब बेसहारा लोगों को देकर उनकी मदद करता है।